जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका जो खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 29 होने वाला है। पार्ट 2 आपका होगा। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा व्याख्या के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ, एग्जाम भी आपको बहुत स्थगित कर दी गई है। एग्जाम अभी आपका 72वीं बीपीएससी का नहीं होने वाला है। जैसे डेट आएगा उसका हम लिंक आपका टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से, और क्योंकि 75 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोग नए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है? मध्यकालीन बिहार का कौन सा शहर कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकालीन बिहार का कौन सा शहर कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो ये आपका बिहार शरीफ हुए थे। देखिएगा, मध्यकाल में बिहार शरीफ कागज निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो मध्यकालीन बिहार में राजस्व संग्रह के लिए मुख्य रूप से कौन सी मुगल प्रशासनिक इकाई उत्तरदायी थी? मतलब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिए। वीडियो का स्पीड जो होता है थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बताइए, मध्यकालीन बिहार में राजस्व संग्रह के लिए मुख्य रूप से कौन सी मुगल प्रशासनिक इकाई उत्तरदायी थी? कौन सा मुगल प्रशासनिक इकाई उत्तरदायी थी? कौन सा था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा परागना। ध्यान रखिएगा। देखिए, मुगल काल में परागना राजस्व प्रशासन और संग्रह की प्रमुख इकाई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए, मध्यकालीन बिहार में कृषि का विस्तार मुख्य रूप से किसके द्वारा सुगम बनाया गया था? बताइए, किसके द्वारा सुगम बनाया गया था? तो वनों और बंजर भूमि का उद्धार। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में बिहार में कृषि का विस्तार मुख्य रूप से वनों को काटकर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर किया गया था। जनसंख्या बढ़ने और कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ने के साथ स्थानीय शासकों, जमींदारों और मुगल प्रशासन के प्रोत्साहन से निभाई गई कृषि योग्यता बनाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए, ताल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ताल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना, गलत बताना है। ठीक है, ताल मृदा मानसून के दौरान काफ़ी समय तक जलमार्ग रहती है, जो कि ये तो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है, ये गलत आपका नहीं है। ताल मृदा मुख्य रूप से भारत नेपाल सीमा के साथ बिहार के सबसे उत्तरी जिलों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए, भारत नेपाल के सीमा के पास ताल मृदा नहीं पाई जाती है। क्या आपका? ताल मृदा आपका नहीं पाई जाती है, यहाँ बोला पाई जाती है। तो ये आपका 2 गलत है, यानी कि इसका सही कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। तो बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 का प्रथम अधिवेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना कॉलेज हॉल में आपका किए गए थे। ध्यान में रखिए। देखिए, 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में बिहारी क्लब सचिव थे, जो बिहार के उन छात्रों के लिए स्थापित एक वाद विवाद समिति थी जहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 29 जुलाई 1906 के क्लब में एक बैठक के दौरान उन्होंने आगामी पूजा की छुट्टियों के दौरान बिहारी छात्रों के एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए, अभिकथन 1 है और कारण आर है। जलवायु अनुकूल खेती बिहार के कृषि रोडमैप का एक अहम हिस्सा बन गई है। क्या आपका अभिकथन 1 सही है? तो अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में जलवायु में बढ़ती विविधता ने कृषि जलवायु क्षेत्रों में फसल की उत्पादकता और पानी की उपलब्धता में सुधार किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। यह बिल्कुल गलत है, ये सही है, आर आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइए, जीवी जी राम जी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी का अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? बताइए, किस तिथि को आपका लागू किया गया था? तो ये जो है सो आपका 1 जुलाई 2026 को लागू किए गए थे। ध्यान में रखिए। देखिए, विकसित भारत जीवी जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 को पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए, बिहार के कपिल प्रसाद देव सॉरी देखिए, बिहार के कपिल देव प्रसाद किस पारंपरिक कला शैली को
संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। किसको बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं? तो बावन बूटी बुनाई को आपको बढ़ावा देने के लिए जाने जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। कपिल देव प्रसाद बिहार के एक प्रतिष्ठित बुनकर थे। उन्होंने प्राचीन 52 बूटी बुनाई परंपरा का संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। विश्व का सबसे प्राचीन बरगद का पेड़ जिसके लगभग 700 साल पुराना होने का अनुमान है, वो कहाँ स्थित है? अभी हम जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन किए थे, तो ये आपका मुंगेर जिला में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम कल ही किए थे। 85 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन 1 है, कारण आर है। तो जोन 3 का ए की तुलना में जोन 2 की जूट की खेती का संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। क्या अभिकथन 1 सही है? तो अभिकथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सत्य है। कारण आर है, जोन 2 की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है और यहाँ नई जोड़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए ए और आर आपका दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या आपका करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में इसे 2004 में लगाया गया था, क्या सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में पूंजी के आने से पैदा हुई और अतिरिक्त नकदी अवशोषित करने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका इसका योजना के तहत प्रतिभूति बिक्री से मिलने वाली रकम सरकारी खर्च के लिए मानव समेकित कोष में जमा की जाती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जगह। क्वेश्चन क्या था? मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। मार्केट स्टेबिलाईजेशन का आपका स्थापना कब किया गया था? तो 2004 में आपका लाया गया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। तो इनमें से कौन सा M3 ब्रॉड मनी क्या है? इनमें से कौन सा M3 यानी कि ब्राउन मनी संरचना को सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से आपका कौन सा दर्शाता है? तो सही ढंग से आपका ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही ढंग से आपका M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों को शुद्ध साबित जमाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेश निवेशकों को इनसे किस भारतीय वित्तीय साधन में निवेश की सुविधा देते हैं? बताइए किस में सुविधा देते हैं? नीचे दिए कोड का सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी निवेशकों को इनमें से किस भारतीय वित्तीय साधन में निवेश करने की सुविधा देते हैं? तो ये आपका किस में देते हैं? तो ये आपका देते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये चारों देते हैं। इक्विटी देते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ को देते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ को देते हैं और डेरिवेटिव्स को देते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर कितना होने वाला है? 89 की ओर। बताइएगा, कभी कभी खबरों में दिखने वाला डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम DRS निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? किस संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका विश्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना विश्व बैंक द्वारा 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। तो IMF विशेष उपकरण अधिकार SDR मूल्यांकन बास्केट निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? बताइए कौन सी मुद्राएं आपका शामिल है इसमें? तो इसमें जो है अमेरिकी डॉलर शामिल है, यूरो शामिल है और चीनी renminbi शामिल है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका अस्की फ्रैंक आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका शामिल है। क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग खुद भी तो दीजिए, आप लोग खुद भी तो नहीं देते हैं। अरे यहाँ तक अभी आए हैं तो भैया प्लीज़ चैनलवा को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, क्या हो जाएगा वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इनमें से किस संस्थान को विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र की शाखा माना जाता है? मतलब इनमें से किस संस्थान को विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की शाखा माना जाता है? निजी क्षेत्र की शाखा को किसको माना जाता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। बताइए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025 के दौरान ग्रामीण महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? बताइए गिरावट का आपका मुख्य कारण क्या था? तो इनका खाद्य पदार्थों की महंगाई में नरमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए जैसे आपका ये आता है भैया, क्या बोलते हैं इसको, अर्थशास्त्र,
इकोनॉमिक्स, तो मूड खराब हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कथन एक में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, बिल्कुल सही है। अब बोला कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ए आपका सही है। स्थापित सोलर क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। विश्व बैंक में 2024 में बंदरगाह सूचकांक में शीर्ष 100 भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं, बिल्कुल आपका सही है। 4 में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का दावा नहीं किया गया है कि भारत परमाणु ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। वास्तविक में भारत की स्थापित परमाणु क्षमता 8780 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दिए, बोर्ड था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखिए, निक्षेप आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बाद में? निक्षेप आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन एक में यह वायुमंडलीय में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसके ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए, मेक्सिको की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मेक्सिको की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रशांत महासागर के एक सीमांत सागर है। क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपको बिल्कुल गलत है। देखिएगा, मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का एक सीमांत है, ना कि प्रशांत महासागर का। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय से घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है गल्फ स्ट्रीम, जो एक ठंडा समुद्र जलधारा है। क्या है? ठंडी समुद्री धारा है, जो मेक्सिको की खाड़ी से शुरू होती है, ये भी आपको बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, हालांकि गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से होती है, लेकिन यह एक शक्तिशाली गर्म जलधारा है, ना कि ठंडा धारा। ध्यान रखिए, यहाँ बोल रहा आपका ठंडा धारा नहीं है, आपका गर्म धारा है। तो इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइए, इनमें से कौन सा गर्म झरने की विशेषता है? तो इनमें से कौन से गर्म झरने की विशेषता है? तो ये पानी के बहाव बिना किसी जबरदन का विस्फोटक होता है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका सही है। बाकी बी और सी आपको तो ये गलत है, ये भैया बी और सी आपका गलत है, और देखिए डी भी आपका गलत है। तो यानी इसमें से कौन सा आपका विशेषता है, तो खाली ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइए, इनमें से कौन सा ऊर्जा मुख्य स्रोत को गाजर की गतिविधि को संचालित करता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो गीजर की गतिविधि को संचालित करते हैं? गीजर को गतिविधि को संचालित करते हैं, ये आपको पृथ्वी का आंतरिक ऊष्मा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की। बताइए, ऊर्ध्वाधर दाब प्रबलता बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कौन सा कथन आपका गलत है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना। देखिए, एक में यह क्षैतिज दाब प्रबलता बल कहीं अधिक बड़ा होता है। क्या एक सही है, तो एक आपको बिल्कुल सही है। 2 में है आमतौर पर यह क्रियोलिसिस बल द्वारा संतुलित होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है भैया। यह पृथ्वी के अधिकांश हिस्से के ऊपर की ओर चलने वाली तेज हवाओं के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपका भैरव गलत है, ये भी आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ये कौन सा कथन गलत है? 2 और 3 आपको गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सब बोल भी रहता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? यहाँ ध्यान, कौन सा कथन गलत है? 2 और 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ सुनामी के कारण बन सकती है? तो इनमें से कौन सी चीज़ सुनामी के कारण बन सकती है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, कौन से कारण बन सकती है? तो आपका भूकंप बन सकती है, आपका शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट बन सकती है, और आपका पानी के नीचे जमीन खिसकना बन सकती है। उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका ये नहीं बन सकती। ध्यान रखिएगा। तो 1, 2 और 3 आपका तीनों जगह सुनामी के कारण बन सकती है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर।
बताइए एक समय पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए महासागरीय जल धाराओं को उनके विवरण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए उत्तरी अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम का विस्तार जो उत्तरी यूरोप को गर्म करता है, क्या आपका एक सही सुमेलित है? बताइए क्या आपका एक सही सुमेलित है? तो बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में ब्राजील जलधारा दक्षिण अमेरिका पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 3 में आपका है फ्लोरिडा धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलने से पहले फ्लोरिडा प्रायद्वीपीय चारों ओर बहती है, ये आपका बिल्कुल गलत है, जाना कि बिल्कुल गलत है। गलत है नहीं भैया, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 आपका सही है, वही ना, वो फ्लोरिडा जलधारा गल्फ स्ट्रीम को मिलने से पहले फ्लोरिडा प्रायद्वीपीय के चारों ओर बहती, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंटीली धारा दक्षिण अमेरिका से पश्चिमी तट तक के साथ बहती है, जो ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए इनमें से कौन सा आपका सुमेलित है, तो आपका 3 युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका सऊदी अरब करते हैं, यमन करते हैं, मिस्र करते हैं, सूडान करते हैं और इरिट्रिया करते हैं, जिबूती करते हैं। ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए कौन सा करते हैं, सऊदी अरब करते हैं, यमन करते हैं और आपका एस्टोनिया करते हैं। डेनमार्क और सूडान जो है आपका इसके क्या बोल रहा है, देश के लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय प्लेट में शामिल है? कौन सा भारतीय प्लेट में शामिल है? कौन सा क्षेत्र भारतीय प्लेट में शामिल है? कौन सा क्षेत्र शामिल है बताइए। तो आपका प्रायद्वीपीय भारत शामिल है और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग आपका जो है सो ये आपका क्षेत्र भारतीय प्लेट में शामिल है, ध्यान रखिएगा। बाकी अरब प्रायद्वीप आपका ये इसमें नहीं है, मेडागास्कर भी आपका भारतीय प्लेट में शामिल नहीं है, ध्यान रखिए। कौन सा आपका सही शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न बताइएगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित है, ये आप लोग बताइए। तमिलनाडु क्षेत्र है, सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण है। उत्तरी पूर्वी मानसून क्या आपका सही सुमेलित है, तो जी भी बिल्कुल सुमेलित है। पंजाब पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही सुमेलित है। बिहार पूर्व की ओर बहने वाले पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तीनों युग्म आपका सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। टाइम वेस्ट, छोटा छोटा क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा भैया। कि प्रावधान, ये सर आपका प्रावधान हो गया, ये सर आपका अनुच्छेद हो गया। बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के, ये सर आपका प्रावधान बताइए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, हाँ अनुच्छेद 66 के होता है। देखिए उपराष्ट्रपति के पद का शपथ आपको किस में होता है, शपथ आपको हो जाता है अनुच्छेद 69 के। तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो अनुच्छेद 64। राज्यसभा के प्रधान सभापति अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, याद कर लीजिएगा भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइए अर्धन्यायिक और सलाहकार निकायों और उनकी स्थिति निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अर्धन्यायिक या सलाहकार निकायों और उनकी स्थिति के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कितने युग्म आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय, क्या आपका सही सुमेलित है? बताइए क्या आपका सही सुमेलित हैं, जल्दी बताइए। तो ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित शायद ये आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा में डाउट हमको भी है, थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग। देखिए संवैधानिक निकाय आपका ये नहीं है। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय बिल्कुल आपका ये सही है, बिल्कुल किया है जाता है, संविधान से नहीं है। चलिए इसको रहने दीजिए भी, इसका आंसर देखिए हमको मालूम है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 के। बताइए संविधान के अनुसूची और उनके विषय वस्तु के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, संविधान, ये सारा आपका संविधान हो गया और इसके विषय वस्तु के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। 9वीं अनुसूची, क्या करना है, 9वीं अनुसूची विचार की। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कुछ अधिनियम में विनियमित, क्या आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। तो 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल विरोधी प्रावधान बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 10वीं अनुसूची का 11वीं अनुसूची के अंतर्गत न्याय नगर पालिकाओं के लिए विशेष
क्या आपका ये सही सम्मिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। 12वीं अनुसूची पंचायत के लिए विषय बिल्कुल आपका सही सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए 11वीं अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायतों, ग्राम स्थानीय सरकार की शक्तियां, अधिकार का उत्तरदायित्व का उल्लेख है, न कि नगर पालिकाओं का, ध्यान में रखिएगा। देखिए 4 में 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आते हैं? तो 12वीं सूची के अंतर्गत नगर पालिका का शहरी स्थानीय सरकार जी की शक्तियाँ का अधिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है, न कि पंचायतों का, ध्यान रखिएगा। अरे उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, 11वीं का कर दीजिएगा पंचायत में और 12वीं का कर दीजिएगा नगर पालिका में, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका सही सम्मिलित है? इसमें सही सम्मिलित कौन सा? 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न बताइए। सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में अनुच्छेद है। बताइए जागीरों का अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानून का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में हुआ है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका जो है सो 31 का ए में किया गया। ध्यान रखिए 9वीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों का विमान न्यायकरण, ये आपको कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा, ध्यान रखिए अनुच्छेद आपका 31 का बी में हो जाएगा। कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों का संरक्षण, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 31 का सी के तहत हो जाएगा। तो चुनावी मामले में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक, अनुच्छेद 329 के तहत आपका ये होंगे। ध्यान रखिए ये सारा आपका प्रावधान हो गया, ये सारा आपका अनुच्छेद हो गए। ये आप लोग ध्यान रखिए मिलान कर दिए हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन देख के बताइएगा आंसर, तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब है कि चारों ऑप्शन आपको आना चाहिए। चलिए 108 नंबर प्रश्न देखिए। रिट और उस प्राधिकरण जिससे विरुद्ध उन्हें जारी किया जा सकता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए रिट और उस प्राधिकरण जिसके विरुद्ध उन्हें जारी किया जा सकता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए क्या बोल रहा है? ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सम्मिलित हैं, ये आप लोग को बताना है, कितने आपका सम्मिलित हैं। चलिए बताइएगा। देखिए एक में आपका है परमादेश किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, बिल्कुल आपका नहीं किया जा सकता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बिल्कुल जारी किया जा सकता है। अधिकरण परीक्षा इसकी मांग कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष ही हो, जो कि बिल्कुल आपका सही मिलान है। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही मिलान है। तो उत्प्रेषण के निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पहले पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है, बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है। वीडियो को 1.15x पे आप लोग कर दीजिएगा। हम 5 सेकंड के लिए वीडियो रोकते हैं, आप लोग पूरा पहले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कोना में यहाँ पे आपका सेटिंग होगा, ध्यान रखिए यहाँ से आप लोग को सेटिंग आ जाएगा। चलिए बढ़ा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सब 3 युग्म सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव आमतौर पर तब नहीं कराना पड़ता है यदि, क्या बोला, तब नहीं कराना, आमतौर पर नहीं कराना पड़ता है यदि खाली पद के संबंध में सदस्यों का कार्यकाल की शेष अवधि 1 वर्ष से कम हो। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। राज्यपाल और उनसे संबंधित अनुच्छेद के प्रावधानों के युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति क्या अनुच्छेद 155 में है? बताइए। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर तक जारी वारंट द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा। राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 157, ये क्या आपका सही सम्मिलित है? तो ये भी आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। गवर्नर के पद की शर्तें अनुच्छेद 158, क्या ये आपका सही सम्मिलित है? तो ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान, क्या ये आपका सही सम्मिलित है? ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपको बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। ध्यान में रखिए। देखिए राज्यपाल का आपका, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका सही सम्मिलित है। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की योग्यताएं, ये भी आपका शामिल है। राज्यपाल के कार्यालय कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया यार। ध्यान रखिए। देखिए माफ कीजिएगा भैया, ये जो आपका था
ये आपका बिल्कुल सही है। गवर्नर पद की शर्त है अनुच्छेद 158, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा 160, ये आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो 1 2 3 आपका सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है। क्या था ये सर, आपका राज्यपाल थे और उनके संबंधित अनुच्छेद का प्रावधान थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111 की ओर बताइए। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, पुरस्कार और सम्मान सूची 2 में को प्राप्त करता है। देखिए वाइटली अवार्ड 2026 किसे मिले हैं, तो बताइएगा ये किसको प्राप्त हुआ है, तो ये आपको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, परवीन शेख को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस रिफॉर्म्स ऑफ द ईयर 2025 ये आपको किसे मिले हैं, तो ये आपको मिले हैं, ध्यान में रखिएगा, एन चंद्र बाबू नायडू को मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 में हो जाएगा। देखिए मिंट्रो वुमन ऑफ ईयर ये आपका हो जाएगा 4 में हो जाएगा, सुषमा यादव को मिले हैं। मतलब ग्लोबल ग्रीन आइकन वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट ये आपका संतोष कुमार को मिले हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 की ओर बताइए। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने प्रदर्शन से जुड़ा उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया। मील का पत्थर हासिल किया तो ये आपका 915.17 मिलियन टन कार्गो के हर्डलिंग जो 7.6% का विकसित दर को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमको उतना समझ में नहीं आया है। 113 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए राष्ट्रीय राजनीति दस्तावेज में अक्सर दिखाई देने वाले सोवरेन एआई शब्द क्या था, बताइए सोवरेन एआई शब्द आपका क्या था। तो ध्यान रखिएगा ये आपका थे विदेशी निर्भरता को रोकने के लिए राज्य का स्वामित्व वाले स्वदेशी एआई बुनियादी ढांचे, कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेट का निर्माण कराना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 114 की ओर। तो इसरो का एनालॉग स्पेस सिमुलेशन मिशन मित्र हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ, तो आपको लेह में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसरो के एनालॉग स्पेस सिमुलेशन मिशन मित्र हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका लेह में आयोजित किया गया था। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पहला प्रोजेक्ट है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। बताइए एरी सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आपका कौन सा राज्य से संबंधित है, बताइए आपका कौन सा राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका जो है सो मेघालय राज्य से संबंधित है। किस राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। तो जीआई सर्टिफाइड अदरक की खेती मिशन आपका कौन सा राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका जो है सो मिजोरम राज्य से संबंधित है। देखिए ब्राइबेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 यानी कि कठुआ किससे संबंधित है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा किससे आपका संबंधित है, तो ये आपका एक से जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। कलाई 2 पर जल परियोजना ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसको 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 के क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिलाना पड़ता है भैया कि सही है या फिर गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में है जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल, क्या विश्व बैंक, क्या ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका क्या बताइएगा भैया, तो बिल्कुल आपका सही मिलाना है। देखिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना धोरेरा लिंक अहमदाबाद, क्या आपका सही सुमिलित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर हजारीबाग, बिल्कुल आपका सही है। देखिए न्यू ग्लैंड रॉकेट में दोबारा इस्तेमाल होने वाले ब्लूस्टर को लैंड कराया ब्लू ओरिजिन, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चारों युग्म आपका जो है बिल्कुल सही सुमिलित है। आप लोग याद करते हुए जाइएगा। चलिए एक बात बताइए, आप लोग हम इतना बताते हैं तो आप लोग याद करते हैं, दिमाग में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सब देखते हुए जाते हैं, तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसको ऐसा बात नहीं भैया, ध्यान से सुनना पड़ता है, उसके बाद दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, रखना पड़ता है। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट सीवर्ड के दूसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, प्रोजेक्ट सीवर के
दूसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बता देना है। देखिए कथन 1 में से सभी एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या आपका कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में इसके नौसेना मरम्मत और रख रखाव के लिए बड़े फ्रंटलाइन युद्धपोत को पनडुब्बियों को सीधे पानी से बाहर निकाल सकेगी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और दोनों का सही है। याद करने बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। देखिए आकाशा एयर हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य बनने वाली भारत की एयरलाइन बन गई है। भारत की एयरलाइन आपका जो है 5वां बन गई है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5वां भारतीय एयरलाइन बन गई है। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर बार 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा है, 119 और 120। चलिए 121 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए पुरस्कार और उसे पाने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये सारा आपका पुरस्कार हो गया और ये किसको आपको दिए गए हैं ये आप लोग को बताना है। तो चेतन आइसक्रीम अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये आपको किसे मिले हैं? ध्यान रखिए ये आपको किसे मिले, चलिए जल्दी बताइए। आप लोग खुद भी तो बताइए भैया। तो आदित्य धर को मिले हैं। ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ये चेतक आइसक्रीम अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को, ये भी बिल्कुल आपका क्या आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए इसका थोड़ा सा धुरंधर फिल्म के अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष चेतन आइसक्रीम के पुरस्कार रणबीर सिंह को मिला है। रणबीर सिंह को मिला भी है, रणबीर कपूर को नहीं, रणबीर सिंह को मिला है, रणबीर सिंह को मिला है। ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका सही सुमिलित नहीं है। लेकिन चेतन आइसक्रीम अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम धर को मिली है कि आपका ये सही है। ध्यान रखिए। देखिए यामी गौतम धर को फिल्म हक में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, जो बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि 2 कथन आपका सही, सॉरी केवल 2 आपका सही है, 1 और 3 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 122 की ओर। तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई हेल्ड पहल का उद्देश्य किस अंग को संबंधित बीमारियों से निपटाना है? बताइए किनसे आपका ये निपटाना है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है यकृत से आपका निपटाना है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लीवर संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए हेल्ड पहल शुरू की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 123 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 मिला है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में सीता अशोक शेरके को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार मिला है, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपका सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के संरक्षण के मामले में खबरों में रहा अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस क्षेत्र में स्थित हैं? बताइए अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो क्या अरावली क्षेत्र श्रृंखला से आगे दिल्ली की और हरियाणा के सीमावर्ती इलाके में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा वन लाइनर भी, वन लाइनर पे उतना सोचिएगा तो फिर दिमाग नहीं काम करेगा, तो सोचते जाइए ठोकते जाइए एकदम से। पटना में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 के दौरान कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो मखाना संस्कृति में समृद्धि तक का ये आपको रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न था 126 नंबर प्रश्न। देखिए अक्सर खबरों में दिखने वाला शब्द केसलर सिंड्रोम इनमें से किस घटना से संबंधित हैं? तो अक्सर खबरों में दिखने वाला शब्द केसलर सिंड्रोम इनमें से किस घटना से संबंधित हैं? तो ये जो है आपका ध्यान रखिए उपग्रहों को टकराने की एक ऐसी लगातार चलने वाली श्रृंखला जिससे कारण निम्न भूकक्षा में अंतरिक्ष मलबे में अनियंत्रित बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमको थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आया। व्यापार और आर्थिक विवरण और उनसे संबंधित देश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या व्यापार और आर्थिक विवरण और उनके संबंधित देश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि इसमें से कितने युग्म आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है।
देखिए भारत की शीर्ष व्यापारिक साझेदारी वित्त वर्ष 2026 चीन, बिल्कुल सही सुमिलित हैं। ध्यान रखिएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति वेनेजुएला, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेषण पाने वाला देश भारत, जो कि बिल्कुल आपका सही, बिल्कुल आपका सही है। देश का जिसमें भारत के पीछे छोड़कर पाँचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का स्थान हासिल किया है, क्या ये आपका सही है? बताइएगा, क्या ये आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर कौन सा जो केवल 3 युग्म आपका सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। अच्छा, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर में दिए गए युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा सही सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में आपका है कैंसर में नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, बिल्कुल गलत है। कार्गो हैंडलिंग में पहला स्थान हासिल करने वाला रिपोर्ट वित्त वर्ष 2026 पारादीप पोर्ट, क्या आपका सही सुमिलित है? बिल्कुल आपका गलत है। भारत का पहला सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात हब मुद्रा पोर्ट, क्या सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण भावड़ी, बिल्कुल आपका सही है। भिवाड़ी, बिल्कुल सही है। तो दो कौन सा सही हो जाएगा, कितना सही सुमिलित है? तो 3 और 4 आपका सुमिलित। 3 और 4 आपका कहाँ है, बताइए। 3 और 4 तो ऑप्शन नंबर में सही है, नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4। 2 तो आपका गलत है भैया, 2 आपका गलत है। 3 सही है और 4 सही है, तो ऑप्शन में नहीं दिया। चलिए इसमें थोड़ा सा स्टार मार देते भैया, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। पता नहीं, देखिए अगर सोल्यूशन के हिसाब से जा रहे हैं तो 3 और 4 आपका सही है। अगर आंसर के हिसाब से जा रहे हैं तो आपका 2 और 4 सही है। तो थोड़ा सा आप लोग कॉमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 129 नंबर प्रश्न देखिए, फीफा वर्ल्ड कप और उनके मेजबान देशों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। टूर्नामेंट और मेजबान देशों को बताइए। 25वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 कौन सा देश आपका? सऊदी अरब, क्या आपका ये सही सुमिलित है? क्या मेजबान सऊदी अरब करेंगे? बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है या फिर नहीं है। देखिए, 25वां फुटबॉल 2034 फीफा कांग्रेस के सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर 2034 विश्व कप के एकमात्र मेजबान के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बिल्कुल सही है। फीफा महिला विश्व कप 2027, तो देखिए ब्राज़ील को संस्करण में मेजबान के लिए चुना गया है। यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला विश्व कप बन गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। फीफा महिला विश्व कप 2031 अर्जेंटीना, क्या आपका ये सुमिलित है? देखिए, 2031 में टूर्नामेंट अर्जेंटीना द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। यह संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक टूर्नामेंट है जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको और कोस्टा रिका और जमैका करेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2035 जापान ये आपका नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तब ये कौन करेगा? ये आपका इंग्लैंड करेंगे, स्कॉटलैंड करेंगे, वेल्स करेंगे और उत्तरी आयरलैंड को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, 2 कथन। बताइए, विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है। विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम आपका विश्व की दालें साधारण के असाधारण तक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए, प्राकृतिक शिखा सम्मेलन 2026 से निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए, किस शहर में आपका आयोजित किया गया था? तो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर। बताइए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट के तौर पर नियुक्त होने वाले पहला भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? पहला अमेरिकी आपका कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं, ध्यान रखिएगा, कौन बने हैं? तो आपका बने हैं अजंत चक्रहासन बने, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। तो यूरोपीय संघ के मानवाधिकार के लिए सर्वोच्च सम्मान विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार 2025 किन देशों को पत्रकारों को दिया गया है? यूरोपीय संघ के मानवाधिकार के लिए सर्वोच्च सम्मान विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार 2025 किन देशों को पत्रकारों को दिया गया? किन देशों के पत्रकारों को आपको दिया गया था? तो ये आपका दिए गए थे बेलारूस और जॉर्जिया के पत्रकारों को आपका ये पुरस्कार दिए गए थे।
ध्यान में रखिएगा। देखिए हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन, क्या है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन टू प्रिज्म 3 किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका ईरान के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है? मतलब हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है? यूनिकॉर्न अपना ड्रूलर्स बनी, कौन सा ड्रूलर्स बनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए ड्रूलर्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड 2025 में $1 बिलियन से अधिक का मूल्यमान हासिल करने वाला भारत का पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। सूचीबद्ध ऐप और पोर्टल है जारी करता है, बताइए WWF AI आधारित संचरण ऐप कौन आपको जारी करते हैं? बताइएगा किसमें बोल रहा है, कौन आपको जारी करते हैं? ये आपको मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं, तो बताइएगा ये आपका कौन जारी करते हैं? आप लोग खुद भी तो बताइए। तो ये आपका जारी करते हैं, ध्यान में रखिएगा, आपका 2 में करते हैं एन अलीम यूसुफ करते हैं। तो PM विजय पोर्टल ऐप ये आपको कौन जारी करते हैं? तो ये आपको करते हैं 4 में सामाजिक न्यायिक मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए। बताइए स्माइल भिक्षावृत्ति सर्वेक्षण ऐप आपको कौन जारी करते हैं? तो आपको जारी करता है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, ये आपको जारी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 चलिए 137 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत की पहली एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बन सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा को हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए ये आपका हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा से किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 की ओर। बताइए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है? नैतिक ढांचा आपका कौन अपनाया है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अपनाया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। हाल ही में जारी वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट और उसके परिमाणों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है, क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल आपका एक गलत है। पूरे भारत में जन्म समय लिंगानुपात 2017 से 2019 1904 से बढ़कर 2021 से 23 में 1917 हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो 2021 और 2022 से 23 के बीच उच्च शिक्षा और समग्र नामांकन अनुपात महिलाओं के लिए 28.5 से बढ़कर 30.2 और पुरुषों के लिए 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2017 और 2025 के बीच मैनेजर के पदों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये भी आपका कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। हाल ही में जारी वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट और उसके परिमाणों से संबंधित कथन 2, 3 और 4 आपका सही है। 2, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर प्रश्न है, समृद्ध ग्राम पहल जिसे हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है, किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये जो है सो आपका संचार मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से भी आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा, यहाँ मैथ है, आप लोग को खुद बनाना है और बताइएगा कि आप लोग अगर सेट बना रहे हो तो कितना नंबर आया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ। चलिए भैया माँ के लिए, अगर माँ आ गया तो माँ के लिए एक बार एगो सब्सक्राइब तो हो जाए भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, माँ के नाम पर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 142 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 145 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 148 नंबर प्रश्न 147 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न कहाँ चला गया? 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है भैया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भैया, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करके जाइएगा भैया। थैंक यू।
सो मच, इतना मोटा वर्ड में लिख, थैंक यू सो मच, दिल भी बना दिया।